हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल एट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेजर क्लासिक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एसएसबी इंटरव्यू में कंडक्ट होने वाले पर्सनल इंटरव्यू के सभी एस्पेक्ट्स को जानेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हम एसएसबी इंटरव्यू में स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्किंग स्कीम और अदर एस्पेक्ट्स को जान चुके हैं। उस वीडियो को आप सबने काफ़ी लाइक किया था और कमेंट सेक्शन में पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर ऐसी ही एक वीडियो की डिमांड की थी। आज के इस वीडियो में रिटायर्ड कैप्टन एसके सिंह सर ने पीआई, पीआईक्यू और कैंडिडेट्स के लिए कुछ मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स को बताया है। कैंडिडेट्स, इस वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा होने वाला है, इसलिए इसे हम 3 पार्ट्स में आपके लिए ला रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 को देखेंगे और समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू। पूरी डिटेल बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पर्सनल इंटरव्यू के, कैसे इसको फ्रेम किया जाता है, पीआईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सीआईक्यू की क्या वैल्यू होगी इसमें, और फाइनली आपको असेस किस तरीके से किया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत फायदा होगा इस वीडियो के साथ आपको। आई बिलीव अगर ये बात आपको ध्यान से समझ में आ जाती है तो इंटरव्यू में एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पहले हम ये समझते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू की जरूरत क्या है। देखो, पर्सनल इंटरव्यू को शुरू किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस आर्मी के द्वारा सबसे पहली बार आर्म फोर्सेस के अंदर इंटरव्यू स्टार्ट किए गए थे। इंडिया में एसएसबी जुलाई 1943 में स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश आर्मी ने 1941 में जिस चीज को अडॉप्ट किया था वही चीज हमने आगे कैरी की और हम इसको 3 प्रकार से मानते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। ये कॉमन सी बात है जो आपने हर जगह सुनी होगी। मनसा यानी कि आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसके लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। वाचा इंटरव्यू के द्वारा तय किया जाता है और कर्मणा आपका ग्रुप वर्क या जीटीओ प्रोसेस जो होता है आपका। पर्पस इज टू आइडेंटिफाई सुटेबल ऑफिसर मटेरियल, पोटेंशियल कैंडिडेट असेस्ड फॉर सुटेबिलिटी इन आर्म फोर्सेस। आप आर्म फोर्सेस में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एक सुटेबल या पोटेंशियल कैंडिडेट है तो बिल्कुल वो इंटरव्यू के द्वारा तय किया जा सकता है। रिमेंबर, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है बाहर कि लोग कहते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंगस्टर चाहिए जो फौज में ऑफिसर बनने के लिए जा सकता है या जिसको आर्म फोर्सेस जनरली ऑफिसर बनाते हैं। नो, आर्म फोर्सेस इज ऑलवेज लुकिंग फॉर ऑर्डिनरी यंगस्टर्स हु इज हैविंग सम पोटेंशियल ऑफ डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन हिज लाइफ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मगअप कर लेते हैं आइडियाज को और इतना रट करके जाते हैं कि वहां जो वो प्रूव करते हैं वो कुछ ऐसा दिख रहा होता है कि दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंगस्टर्स विद अ पोटेंशियल ऑफ नॉट इवन हैंडलिंग ऑर्डिनरी थिंग्स, है ना। एक असाधारण युवा जो साधारण करने की भी क्षमता नहीं रखता है, और आर्म फोर्सेस की जरूरत क्या है, एक साधारण युवा जो असाधारण करने की क्षमता रखता है। डेफिनेशन अगर हम देखेंगे इंटरव्यू की तो जो ऑफिशियल डेफिनेशन है इसकी, ये डेफिनेशन क्या कहती है, एन इंटरव्यू इज फॉर्मल मीटिंग बिटवीन वन और मोर इंटरव्यूअर। जैसे पैनल इंटरव्यू होते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, लेकिन एसएसबी में पर्सनल इंटरव्यू होता है 1 to 1। तो एक या एक से ज्यादा इंटरव्यूअर होंगे एंड द रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्ड करते हैं या जो कैंडिडेट होते हैं, वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये परिभाषा है इंटरव्यू की। ये इंटरव्यूअर कुछ आपको सवाल करते हैं जिससे एक रिस्पोंडेंट या कैंडिडेट के बारे में उनको पूरी जानकारी मिल सके। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज की अगर बात करेंगे, कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है,
tight control of interviewer by employing direct questions and answer technique. वो इंटरव्यू जिसमें इंटरव्यूअर अपने पास पूरा टाइट कंट्रोल रखता है और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा बात करते हैं और आंसर टेक्निक, तो उनके क्वेश्चंस ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। इनडायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है? सेकंड जो होता है, दैट इज रिस्पोंडेंट इज अलाउड टू टॉक विदाउट एनी कंट्रोल बाय इंटरव्यूअर। रिस्पोंडेंट को पूरी छूट होती है, इंटरव्यूअर का कंट्रोल नहीं रह जाता है उसके ऊपर। जैसे ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह जो देते हैं तो उसमें रिस्पोंडेंट पूरी छूट मिलती है उनको और इंटरव्यूअर का कंट्रोल कम रह जाता है बातचीत के ऊपर। तीसरा जो प्रकार होता है दैट इज इवैल्यूएशन और पैटर्न और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जो कि प्री प्लान्ड अप्रोच इज यूज्ड बाय इंटरव्यूअर in the desired and relevant direction, combination of direct and indirect interview। ये क्या होता है? ये तीसरा जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसको बोलते हैं या पैटर्न इंटरव्यू बोलते हैं, जो कि पहले वाले दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरव्यू का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें एक प्री प्लान्ड अप्रोच यूज की जाती है इंटरव्यूअर के द्वारा, ताकि वो उसको अपने अनुसार, अपनी डिजायर के अनुसार उसको आगे बढ़ा सके। ये तीन प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो तीसरे प्रकार का इंटरव्यू होता है उसको फॉलो किया जाता है, मतलब एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, राइट? अब इंटरव्यू में देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, आप एक पीआईक्यू फॉर्म भरते हैं जिसको पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर कहते हैं। ये जो बच्चे स्क्रीनिंग इन होते हैं उनको फिर स्क्रीन इन होने के बाद ही भरवाया जाता है। पहले ऐसा होता था कि जब दोपहर में रिपोर्टिंग आती थी तो उनको शाम को पीआईक्यू फॉर्म भराया जाता था और अगले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट में बुलाया जाता था। ये प्रोसेस लगभग अब खत्म हो चुकी है और अब आप लोग रिपोर्ट करते हैं सुबह 6 बजे। जाने के बाद आपका बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। लगभग 2:30-3 बजे के आसपास जब आपका रिजल्ट आ जाता है, जो लोग रिकमेंड हो जाते हैं उनको फिर एसएसबी में रिटेन किया जाता है, बाकी लोग वहां से रिलीज कर दिए जाएंगे। जो लोग वहां रुकेंगे वो लोग शाम को फिर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर की 2 कॉपी भरते हैं। एक कॉपी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाती है। अब इसका क्या महत्व होता है इंटरव्यू के अंदर? ऐसा कहा जाता है कि 40% आपका जो असेसमेंट होता है, अगर आप अच्छा पीआईक्यू फॉर्म भर रहे हैं तो इंटरव्यू पर वो अच्छा प्रभाव डालेगा। 40% आपके इस पीआईक्यू फॉर्म का रोल होता है उसके अंदर, जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। अब यहां से एक चीज और समझना है, जो बच्चे ओआईआर को बहुत लाइटली लेते हैं उनको ऐसा लगता है कि ओआईआर का मतलब सिर्फ पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट तक ही सीमित रह जाता है। अगर आप पीआईक्यू फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ऊपर जो डीआईपीआर क्वेश्चनर नंबर 107A रिवाइज्ड लिखा होता है, उसके नीचे होता है ओआईआर, और यहां पर जो भी ओआईआर ग्रेडिंग एक कैंडिडेट को मिलती है उसको लाल पेन से लिख करके और फिर इस तरीके से सर्कल करके फिर आगे भेजा जाता है। तो अगर आपका एक फील्ड पीआईक्यू फॉर्म आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर या साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे होते हैं तो उनको पीआईक्यू फॉर्म से पहले आपका ओआईआर ग्रेडिंग आसानी से पता चल जाता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। तो ओआईआर के ऊपर अच्छा मेहनत करिए, आप अच्छी ग्रेडिंग आनी चाहिए। मोर ओवर ऐसा भी देखा जाता है कि जब कॉन्फ्रेंस में बारी आती है आपकी, तो कॉन्फ्रेंस में रिकमेंड होते समय जनरली ओआईआर 1 और 2 कैंडिडेट्स होते हैं जिनको रिकमेंड किया जाता है। ओआईआर 3 कैंडिडेट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हम इंटरव्यू के बाहर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा रोल
आपके अंदर प्ले करता है। एक अच्छा पीआईक्यू फॉर्म भरे। अब अगर पीआईक्यू फॉर्म को आप लोगों के पास अवेलेबल भी होगा, आप कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज से। पीआईक्यू फॉर्म का पहला पेज जिसमें 7 पॉइंट होते हैं, पॉइंट नंबर 7 इज योर एजुकेशनल रिकॉर्ड, और उसके बाद पॉइंट नंबर 8 पेज 2 का पहला पॉइंट जो होता है दैट इज योर एज, योर हाइट एंड वेट। ये जो आप जानकारी देते हैं, यहां तक ये मैंडेटरी जानकारी है जो सभी देते हैं, इसमें कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है, ये सारी चीजें आसानी से भरी जाएंगी। लेकिन अब उसके बाद जब आता है पार्ट 2 ऑफ पीआईक्यू फॉर्म, पॉइंट नंबर 9 से लेकर के पॉइंट नंबर 14 तक ये पूरी तरीके से ऑप्शनल हो जाता है, और यहां पर बहुत सारे लड़के या कैंडिडेट्स कम जानकारी देते हैं या मोर ओवर खाली छोड़ देते हैं, उनका इंप्रेशन कभी भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा। गिव मैक्सिमम कंटेंट टू योर असेसर टू टॉक टू यू। बातचीत के लिए आप पर्याप्त मटेरियल तो दीजिए कम से कम। तो जैसे एनसीसी आपने किया है, नहीं किया है, एनसीसी अगर नहीं किया है तो कम से कम आप खेल कूद में भागीदारी करते रहे हो, आपके हॉबीज और इंटरेस्ट अच्छे रहे हो, आपके ग्रुप एक्टिविटीज अच्छी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन ठीक रहा हो, आपने जवाबदारियां इससे पहले उठाई हो, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। इसके लिए हम एक और वीडियो साथ में लेकर के आएंगे इसके बाद, जब हम हर एक चीज को अलग से डिस्कस करने वाले होंगे। हॉबीज का क्या रोल होता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है आपके सिलेक्शन के अंदर, या अलग अलग भागीदारी का क्या आपको फायदा मिलता है, राइट। लेकिन ये ध्यान रहे कि एक अच्छा पीआईक्यू फॉर्म मतलब 40% आपने अपना इंप्रेशन अच्छा बना लिया है आपके आने से पहले, जिसमें आपका पीआईक्यू फॉर्म बड़े ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपने दिया हो, उनको सफाई से भरा हो आपने पीआईक्यू फॉर्म, और ओआईआर अच्छा। अब पीआईक्यू फॉर्म से क्या क्या जानकारियां मिलती हैं एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर को एक कैंडिडेट के बारे में। दैट इज फर्स्ट योर क्वालिफिकेशन, जो जानकारी आपने दी है। तो एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर आसानी से आपकी क्वालिफिकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, एक्टिविटीज जिनमें आप पार्टिसिपेट करके आए हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आई हैं। फिर यहां भी एक बात आपको समझनी है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज, तो इंटरव्यू का पर्पस क्या है। हर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये देखना चाहता है कि एज अ यंगस्टर व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज यू हैड केम अक्रॉस इन योर लाइफ। आप अपने बिताए हुए जीवन में अभी तक किन किन अवसरों से निकल करके आए हैं, हाउ मेनी ऑफ देम वर अवेल्ड बाय यू एंड हाउ मेनी ऑफ देम वर मिस्ड बाय यू। आपने कितने अवसर उनमें से उपयोग किए हैं और कितने आपने मिस्ड आउट कर दिए। फिर और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये डरने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई अवसर मिस कर दिया, इसका मतलब आप रिकमेंड नहीं होंगे। आपके पास तब भी चांसेस है रिकमेंड होने के, क्योंकि हर इंटरव्यूइंग ऑफिसर पहले ये तय करेंगे कि वो किस प्रकार से आपसे मिस हो गया, क्या कारण था उसका, क्या वो सर्कमस्टांशियल मिस था, यानी कि आपकी परिस्थितियां वैसी नहीं थी, इस वजह से वो अपॉर्चुनिटीज या उन एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, या आपने इंटेंशनली उनको छोड़ा है जानबूझ के। अगर इंटेंशनली आप छोड़ करके आए हैं, इसका मतलब है ये आपकी लापरवाही दर्शाता है। तो आप लापरवाह ना बने। सर्कमस्टांशियल मिस है, अगर सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई चीजें छूट गई हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन आपके पास अच्छा होगा, और अगर आपके पास क्लैरिफिकेशन ठीक ठाक है तो आप तब भी कन्विंस कर ले जाए। अचीवमेंट्स यू हैड मेड इन योर लाइफ, हर कॉलम के बाद जो कॉलम नंबर 7 है एकेडमिक रिकॉर्ड, या उसके बाद एनसीसी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उन सभी जानकारियों को देने के बाद आखिर में एक कॉलम होता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स मेड बाय द इंडिविजुअल। आपने क्या क्या उसमें अचीव किया है। तो अचीवमेंट में हमेशा ये ध्यान रखिए बेटा
अचीवमेंट कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़ी बड़ी चीजें आप सोचिए। हर वो चीज जो आपने अपनी मेहनत से किया है, जो आपने अपनी मेहनत से पाया है, छोटा है बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। जिस काम को करके आपको खुशी मिली हो, जिस काम को करके आपको संतुष्टि मिली हो, वो सारे काम, वो छोटी अचीवमेंट भी होगी तो भी वो आपकी अचीवमेंट गिनी जाएगी। आपको ढंग से बताना आना चाहिए। तो अपनी छोटी बड़ी अचीवमेंट सारी काउंट करना जानिए और काउंट कराना जानिए। नेक्स्ट इज CIQ, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर। अब इंटरव्यू होता क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर मतलब जो आपने जानकारी सिलेक्शन बोर्ड को या असेसर को अपनी तरफ से दी है एक फॉर्म में भरकर, और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन यानी कि बुनियादी जानकारी आपके बारे में जो सिलेक्शन बोर्ड आपसे निकालना चाहता है। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है पर्सनल इंटरव्यू। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? ये 6 पार्ट में होता है, 6 CIQs होते हैं, जिसमें पहला CIQ कौन सा होता है? CIQ 1 होता है सेल्फ अवेयरनेस। आप या कोई भी कैंडिडेट अपने बारे में खुद कितना जानता है, जिसमें मेजर पार्ट आता है उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये सारी चीजें आएंगी आपकी CIQ 1 के अंतर्गत। आगे चल करके फिर हम जब अलग अलग वीडियोस बनाएंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं किस किस CIQ से रिलेटेड। CIQ 2 होता है अवेयरनेस अबाउट फैमिली एंड नेबर्स। हाउ मच यू नो अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, योर नेबर्स, योर नेबरहुड, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। आप कितना समय बिताते हैं, कैसे बिताते हैं वो समय, उनकी लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। CIQ 3 हॉबीज एंड इंटरेस्ट। क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। हमारे पास जब भी खाली समय, हम खाली तो होते ही हैं कभी ना कभी, तो आप अपने खाली समय को किस तरीके से बिताते हैं। पर्पस कि आप जब खाली होते हैं एज अ यंगस्टर, तब आप किन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, कितने क्रिएटिव रहने की कोशिश करते हैं। CIQ 4 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, और CIQ 3 मतलब आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में डिटेल क्वेश्चंस किए जाएंगे CIQ 4 के अंतर्गत। CIQ 5 परफॉर्मेंस इन पास्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन। ये चीजें पूछी जाएंगी CIQ 5 के अंतर्गत। CIQ 6, हालांकि CIQ 6 के ज्यादा क्वेश्चंस पहले ही 5 में से कवर कर लिए जाते हैं। ये 5 जो होते हैं ये मैंडेटरी पार्ट होता है इंटरव्यू का। CIQ 6 हमेशा ऑप्शनल रखा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन, ये अगर 10 कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं तो 10 में से आप मान लीजिए कि सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको CIQ 6 के ऊपर ले जाया जाता है। अदरवाइज 8 कैंडिडेट वो होंगे ऑन एवरेज जिनका इंटरव्यू पहले 5 CIQ से कंप्लीट हो जाता है। सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन पहले 5 से ही ऑलमोस्ट निकल जाता है। CIQ 6 ऑप्शनल रखा जाता है, जिसमें आपकी विलिंगनेस कि आप की इच्छा क्या है, क्यों आप आना चाहते हो फौज के अंदर, सेल्फ इंसाइट, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, कितना सही जानते हैं, एफर्ट्स मेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो गोल्स है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनको पाने के लिए अभी तक आपने क्या प्रयास किए। ये है CIQ 6।
अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है या इससे क्या इंफॉर्मेशन निकालते हैं असेसर्स, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी उनको? इंसाइट रिगार्डिंग कैंडिडेट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड वर्क। एक कैंडिडेट का अपने जीवन और अपने काम के प्रति क्या दृष्टिकोण है, कैसे देखता है वो इन चीजों को। वेदर लाइकली टू गेट अलोंग विद पीपल, लोगों के साथ घुल मिल के रहना जानता है या आइसोलेटेड रह गए, क्योंकि फौज अकेले से नहीं चलने वाली है। फौज एक सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है यूनिफॉर्मिटी को दर्शाने वाली, और ये सब ग्रुप वर्क है। अगर आप लोगों के साथ मिलजुल करके नहीं चल सकते हैं लाइफ में, तो फिर फौज में कैसे आप सरवाइव करेंगे? वेदर कैंडिडेट कैन अडेप्ट हिमसेल्फ टू सर्विस एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो क्या है, सर्विस, जैसा जनरल बिपिन रावत साहब ने एक चीज कही थी कि आर्म फोर्सेस इज नॉट अ जॉब, इट इज अ लाइफस्टाइल। तो आप ये ना सोचे कि आप नौकरी करने जा रहे हैं, और फौज की नौकरी में या फौज के जीवन काल में आप हमेशा बहुत आसान परिस्थितियों में रहने वाले हैं, ये कल्पना कभी करके मत जाइए। जब आपको पता है कि विषम से विषम परिस्थितियों में आपको खड़े होना पड़ सकता है, तो आपने अभी तक बिताई हुई लाइफ में कैसे उन चीजों के साथ अपने आप को ढाला है, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कितना रह करके काम कर सकते हैं आप, सर्विस एनवायरनमेंट को आप कितना जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे। जो बच्चे ऑफलाइन बैच के लिए नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लास के लिए लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और इस ऐप के फायदे क्या हैं? डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध है, ओपन सेशन मिलेगा, और डाउट काउंटर्स क्लियर करने के लिए डाउट आपके उपलब्ध रहेंगे। इतनी सारी सुविधाएं इस ऐप पर है, जरूर डाउनलोड करें और कॉल करिए इस नंबर पर 9696230033। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।